तो फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? उभयचर वर्ग। और उभयचर वर्ग को ही हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया वर्ग। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो इंग्लिश वर्ड है एम्फीबिया, तो ये जो एम्फीबिया में जो एम्फी वर्ड है, ओके, एम्फी का मतलब होता है दोनों। तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है एम्फी। एम्फी जिस भी वर्ड के आगे लग जाता है उसका मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे? दोनों जल और स्थल दोनों में रहते हैं, मतलब उभयचर वर्ग में आने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। ओके, ये हुई बात जंतु वर्ग की। इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो पादप जगत है या पौधा वाला वर्ग है, उसमें कौन सा ऐसा वर्ग है पादप जगत का जिसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो उसका आंसर है ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जल और स्थल दोनों में उग सकते हैं। तो ये हुई बात किसकी? पादप जगत की। ओके, और हम क्या पढ़ रहे हैं? जंतु जगत। ओके, अब देखते हैं इसके टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। सेकंड, अनियत तापी जंतु होते हैं। अनियत तापी मतलब कि फ्रेंड्स, अनियत तापी जंतुओं को ही विषमतापी जंतु कहते हैं। ओके, तो विषमतापी जंतु या अनियत तापी जंतुओं में कौन आते हैं? ऐसे जंतु जिनका ब्लड कैसा होता है? कोल्ड या ठंडा, शीत रखती है ब्लड वाले जितने भी जंतु होते हैं उन्हें अनियत तापी वर्ग में रखा जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल जैसे कीट वर्ग हो गया, सरीसृप वर्ग हो गया और उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ये थल में रहते हैं तो इनका जो ब्लड है वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। ओके, और ये जो हैं वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर के ताप को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स, अगर वातावरण में ज़्यादा गर्मी है तो ये कहाँ रहना पसंद करेंगे? जल में। ओके, अब यदि एटमॉस्फेयर ऑलरेडी ठंडा है या बारिश का टाइम है तो ये थल में आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इन्हें अनियत तापी या विषम तापी इसलिए ही कहा जाता है कि ये वातावरण के अकॉर्डिंग अपने ताप को मेंटेन करके चलते हैं। ओके, तो अनियत तापी और विषम तापीय के बारे में हमने अभी पढ़े। अब देखते हैं समतापीय। तो समतापीय का मतलब होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर में जो जीव जंतु रह सकते हैं उन्हें समतापीय वर्ग में रखा गया है। और इनमें कौन आता है? वार्म ब्लडेड एनिमल। जिन जंतुओं के शरीर का ब्लड गर्म होता है उन्हें समतापीय वर्ग में रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल में स्तनधारी और पक्षी वर्ग आते हैं। तो स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं। तो मनुष्य का एक निश्चित टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वातावरण में ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारा शरीर उसको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता। ऐसे ही अगर वातावरण में बहुत ज़्यादा ठंडक हो तो भी हमारा शरीर उसको मेंटेन नहीं कर पाता। एक निश्चित टेम्परेचर अगर है या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो उसको मेंटेन कर सकता है हमारा शरीर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर गर्म ताप है और ज़रूरत से कम ताप है तो शरीर इसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसमें कौन सा वर्ग आता है? स्तनधारी और पक्षी वर्ग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पक्षी वर्ग में आने वाले जितने भी पक्षी होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है। ओके, मतलब पक्षी जितने भी होते हैं उनका खून कैसा होता है? गर्म होता है। और ऐसे ही स्तनधारी। अब जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिया, स्तनधारी और पक्षी वर्ग। इसके अलावा भी जो भी वर्ग है वो हम ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक कोटेशन देखते हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करेगा। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। अगर फ्रेंड्स वक्त पे हमने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया तो आगे चलकर टाइम ऐसे ही निकलते जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो भी वर्क है उसे प्रॉपरली रेगुलर करते रहें। ठीक है, तो आगे हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? उभयचर वर्ग की विशेषता। अब हम इसमें देखेंगे कि
उभयचर वर्ग से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उभयचर वर्ग की क्या क्या विशेषता है। तो पहला पॉइंट है कि इन जीवों में अन्य कशेरुकी प्राणियों के समान विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हमने अभी तक जितने भी ये वर्ग पढ़े हैं उसमें कुछ जंतु ऐसे थे, कुछ वर्ग ऐसे जिसमें तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं था, लेकिन उभयचर वर्ग में आने वाले जंतुओं का तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है उभयचर प्राणियों में नर एवं मादा दोनों पृथक होते हैं। इनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं कि उभयचर वर्ग में आने वाले जंतुओं में निषेचन बाह्य होता है या अंतः निषेचन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उभयचर वर्ग में बाह्य निषेचन होता है। ओके फ्रेंड्स, और नर एवं मादा दोनों शरीर अलग अलग होते हैं। कुछ कृमि वगैरह जो हम लोग ने पढ़े थे, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेटेड करके पढ़ेंगे कि जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें नर एवं मादा दोनों पृथक मतलब अलग अलग शरीर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसी के आगे लिखा हुआ है अधिकतर उभयचर ताजे जल में, जबकि कुछ उभयचर भूमि पर अंडे देते हैं। ओके, और उनके विकास के दौरान उन्हें नम रखते हैं। मतलब जो अंडे होते हैं उन्हें नमी बनाए रखने के लिए वो पानी में अंडे देते हैं। ओके, अगला पॉइंट है इन जीवों की आंखों पर सामान्यतः एक जोड़ी से अधिक पलकें होती हैं। ओके, मेंढकों में 3 जोड़ी पलक होती है। नॉर्मली हम इंसानों में तो एक एक जोड़ी ही पलक होती है, लेकिन जो उभयचर होते हैं जैसे मेंढक वगैरह, इनमें 3 जोड़ी पलक होती है। ये क्वेश्चन IMP है। जिनमें से एक पारदर्शी जबकि 2 अर्ध पारदर्शी अथवा अपारदर्शी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये सब एक एक नंबर के पॉइंट हैं, और जो रेलवे में जो डीपली साइंस पूछी जाएगी उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, उभयचर वर्ग में आने वाले जंतुओं का शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनकी त्वचा नमी युक्त तथा सल्क रहित तो होती है। पानी में रहते हैं तो नमी तो रहेगी ही, और सल्क नहीं होते इसमें। जैसे कि मछलियों में सल्क पाए जाते हैं तो उभयचर वर्ग में सल्क नहीं होते। ये जीव फेफड़ों, मुखगुहा तथा गलफड़ों की त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, जिसे त्वची श्वसन कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि त्वची श्वसन कौन से वर्ग के जंतुओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उभयचर जीवों का हृदय 3 प्रकोष्ठों में विभाजित होता है। प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर, जिसमें 2 आलिंद मतलब ऑरिकल तथा एक निलय मतलब वेंट्रिकल होता है। तो फ्रेंड्स, मछली वर्ग जब हमने पढ़े थे मत्स्य वर्ग, उसमें मत्स्य वर्ग में आने वाली जितनी भी मछलियां हैं उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ थे? 2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। पक्षी वर्ग में 4, स्तनधारी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला। आगे, इनकी आहार नाल, मूत्र नली तथा प्रजनन गुहा शरीर के बाहर एक ही कोष में खुलते हैं, जिसे क्लोका कहते हैं। तो क्लोका वर्ड की मीनिंग क्या है, क्लोका वर्ड है क्या, ये हमें इसे पढ़कर ही समझ आता है। ओके, अब देखते हैं उभयचर वर्ग के प्रमुख जीव या इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है मेंढक। मेंढक को इंग्लिश में फ्रॉग एंड टॉड कहते हैं। टोड जब वो लार्वा स्थिति में होता है तब उसे टॉड कहा जाता है। और भी क्या क्या है, जैसे पंख सलट इंग्लिश में नाम मड पपी, सैलामेंडर, गोल्डन मेंटल, वृक्ष मेंढक को हाइला भी कहते हैं और कूप मंडूक भी कहते हैं, या कुएं का मेंढक। कई बार इसका नाम वृक्ष मेंढक ना आके इंग्लिश का नाम हाइला आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसका एक एक डायग्राम भी देखते हुए चलेंगे। और क्या है, माउंटेन चिकन। तो माउंटेन चिकन जो है ये भी उभयचर वर्ग में आता है। ओके फ्रेंड्स, नाम इसके हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा जंतु उभयचर वर्ग में शामिल होता है। अब हम एक एक करके इनके डायग्राम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डायग्राम में हमें फर्स्ट में दिख रहा है फ्रॉग। तो मेंढक को तो सभी पहचानते ही हैं। सेकंड में जो है वो फ्लाइंग फ्रॉग मतलब उड़ने वाला मेंढक। ओके,
नीचे साइड थर्ड में जो डायग्राम है वो फायर सैलेमेंडर का है। और फायर इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसका जो कलर है आग के जैसे येलो येलो है। और लास्ट में जो चित्र है स्पेक्टिकल्ड सैलेमेंडर। ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, मड पपी। मड पपी का हिंदी नाम है पंक सरट। और इसके बाजू में जो चित्र है द एम्फीबियन और कॉन्गो ईल। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम हमारा। इसमें मेंढक के अंडे से मेंढक का टॉड कैसे बनता है, लार्वा अवस्था कैसे होती है, उसके बाद मेंढक कैसे बनता है, कितने वीक में बनता है, ये पूरा लाइफ साइकिल एक मेंढक का दिखाया गया है। ओके, जो गोल गोल बबल्स के जैसे ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, मेंढक के अंडे। फिर देखिए फ्रेंड्स, अंडे के बाद 2 से 3 दिन के बाद मेंढक की लार्वा स्टेज आ जाती है। उसके बाद 6 दिन में वो कैसा होता है, फिर 12 हफ्ते में कैसा शरीर धारण करता है, 16 हफ्ते में कैसा, उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है। बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है बीच में कि मेंढक में जो गिल्स पाए जाते हैं वो मेंढक की टैडपोल या फिर लार्वा स्थिति में मेंढक में गिल्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले उभयचर वर्ग के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो चित्र है चमकदार रंगों वाली छिपकली है, उभयचर वर्ग में आती है। जो कछुआ है, उड़ने वाला सांप है, फिर अजगर है, फिर इंडियन लिजार्ड है, फिर ये जो नील छिपकली है वो है। छिपकली के भी अलग अलग प्रजाति होती हैं, बहुत सारे टाइप की अलग अलग छिपकली होती है। नॉर्मली जो घरों में दिखती है वो इंडियन लिजार्ड वाली छिपकली होती है। ओके, तो जो छिपकली है वो हम लोग क्या सोचेंगे कि वो सरीसृप वर्ग में ही आती है, लेकिन कुछ छिपकली ऐसी भी होती हैं जो उभयचर वर्ग में आती हैं, जो पानी में भी जिंदा रह लेती हैं। कुछ छिपकली पानी में मर जाती हैं। दिमाग में ये डाउट आएगा ही कि छिपकली पानी में जाने के बाद मर जाती है, लेकिन कुछ छिपकली ऐसी होती हैं जो पानी में जाने के बाद भी जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रोकोडाइल और एलिगेटर। तो दोनों में अंतर क्या है, एक का मुंह थोड़ा लंबा है, घड़ियाल का मुंह थोड़ा लंबा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक उभयचर वर्ग। तो फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।